है, राजा के पास कम शक्ति होगी, राजा अपने अधीनस्थों के ऊपर निर्भर करेगा, ठीक है, सामंतों के पास अधिक शक्ति होगी, राइट। ओके, तो ये कुछ विषय यहां पर है, राइट, आपके सामने लिखा हुआ है, हम पढ़ा के भी आ चुके हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। अब यहां से आप देखिएगा कि मध्यकाल में क्या हुआ, जरा आप यहां रिवीजन करिए, चलिए रिवीजन करिए, इट्स रिवीजन टाइम, रिवीजन का समय है, रिवीजन का टाइम है, देखिए सब लोग, इट्स रिवीजन टाइम। क्या लिखा हुआ है कि रोमन साम्राज्य का विघटन हुआ और क्या हुआ, पवित्र रोमन साम्राज्य का उदय हुआ, सामंतवाद का उदय हुआ, अब ईश्वर की बात होने लगी ज्यादा और तर्क के स्थान पर आस्था और अंधविश्वास पर बल आ गया। तो जरा आप बताओ कि अब हम लोग मध्यकाल में क्या कहें, मध्यकाल में हम लोग क्या कहें कि मनुष्य जागा हुआ है कि सो गया, बोलिए, मध्यकाल में क्या कहा जाए कि मनुष्य जागा हुआ है कि सो गया, सो गया, सो गया, क्योंकि अब लॉजिक की जगह किसने ले ली, अंधविश्वासों ने ले ली। तो मानव मानव क्या हुआ, मानव सो गया, मानव सो गया। और प्राचीन विश्व में मानव जागा हुआ था कि सो रहा था, बोलिए, प्राचीन विश्व के बारे में हम लोग क्या कहते हैं कि मनुष्य जागा हुआ था कि सो गया था, जागा हुआ था, अभी सो गया, ठीक है, चलो इसको जगाते हैं, मनुष्य को जगाते हैं कि जागो भाई जागो। अब जागेगा कैसे, ये जागेगा कैसे, उसकी भी अपनी अलग कहानी है, और वो कहानी शुरू कहां से होती है, आप जरा वर्ड को पढ़िए, क्या लिखा है, पुनर्जागरण, क्या लिखा है, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण फ्रांसीसी भाषा का एक शब्द होता है, यहां देखिएगा, रेनेशा एक वर्ड होता है, रेनेशा। रेनेशा का मतलब होता है फिर से जागना, क्या मतलब होता है, फिर से जागना। किसी को समझ में आया कि पुनर्जागरण वर्ड का इस्तेमाल क्यों हुआ, किसी को समझ में आया कि अगर देखो, अगर जगाना ही होता तो जागरण कह लीजिए ना, अरे जागरण कह दो, खत्म हो गई बात, पुनर्जागरण ही क्यों, वाई रेनेशा, वाई रेनेशा, रेनेशा इसलिए कि पहले जागा हुआ था प्राचीन विश्व में, फिर मध्यकालीन विश्व में सो गया, अंधविश्वास आ गए, अंधविश्वास आ गए, लॉजिक खत्म कर दिया, लॉजिक पर बहुत कम बातचीत हुई, और जब पुनर्जागरण की बात शुरू हुई तो हम लोग क्या देखते हैं कि धीरे धीरे आधुनिक विश्व का बैकग्राउंड बनना शुरू होगा। आई बात समझ में, तो अब ये आधुनिकता की तरफ धीरे धीरे प्रस्थान होगा। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना कि क्या आधुनिक विश्व शुरू हो गया, क्या मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू हो गई, जवाब है नहीं। पुनर्जागरण आप कहां देखते हैं, मैं यहां लिख रहा हूं तुम्हारे समझने के लिए, मध्यकालीन विश्व में लिख दिया है मैंने, यहां देख लीजिए, पुनर्जागरण आप कहां पर देखते हैं, मध्यकालीन विश्व में, और इसको हम देखना शुरू करते हैं 13वीं 14वीं सदी से, 13वीं 14वीं सदी से इसको हम देखना शुरू करते हैं। मैं यहां लिख रहा हूं आपके लिए, आप देखते रहिए। ओके, तो अब यहां पर जरा आप लोग देखिएगा, आप लोग यहां पर देखिएगा कि पुनर्जागरण काल में होगा क्या, पुनर्जागरण काल के अंदर में क्या क्या चीजें घटना शुरू होंगी। देखिए, एक पहला प्रश्न हमारे सामने ये आता है कि पुनर्जागरण का आरंभ इटली से ही क्यों हुआ था, एक पहला प्रश्न तो सामने ये आता है। तो सबसे पहले तो आप इस प्रश्न का जवाब देखें, एक मैप होना चाहिए कहीं पर, उस मैप से जोड़ के हम बताते हैं हमेशा इस बात को। तो ये मैप चलेगा, काम आएगा, भूमध्य सागर है, बेजेंटाइन साम्राज्य है, बिल्कुल काम आएगा मैप, ये अफ्रीका है, इजिप्ट है, स्पेन है, यूरोप है, बिल्कुल काम आएगा मैप। चलिए आ जाइए,
ये मैप बिल्कुल काम आएगा। यहां देखो बेटा, इटली दिख रहा है सबको? इटली दिखा? पहले ये बताओ, इटली दिख रहा है ना सबको? गायब तो नहीं हो गया? करेक्ट है। चलिए अब यहां देखो, ये दिख रहा है कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनतुनिया, पूर्वी रोमन साम्राज्य, ठीक है। ओके, अब जरा आप समझिएगा यहां पर कि एक वर्ष आता है 1453, बड़ा काम का ईयर है 1453। 1453 में तुर्कों ने पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी पर कब्जा कर लिया। तुर्कों ने क्या कर लिया? पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी पर कब्जा कर लिया। अब जरा आप बताओ कि क्या तुर्क इस एरिया में, राजधानी भाई कहां पर थी? कुस्तुनतुनिया थी। क्या तुर्क रोमन लोगों को यहां पर रहने देंगे? बोलिए। अगर रहना है तो उनकी शर्तों पर, नहीं तो एरिया छोड़ो, निकलो यहां से, भागो। अब यहां पर आप देखें तो एक तो जमीन का एरिया है, यहां से इटली आ जाओ, अदरवाइज समंदर के एरिया से कहां आ जाओ? इटली आ जाओ। करेक्ट बात है। तो इटली बढ़िया से कनेक्टेड है। अच्छा एक और चीज है, क्या हुआ कि इटली का पूर्वी देशों से व्यापार बहुत समृद्ध था। इटली का पूर्वी देशों के साथ व्यापार, पूर्वी देशों का मतलब क्या हुआ? पूर्वी देशों का मतलब आप समझो, भारत, चीन, आप इसको समझिए कि व्यापार बहुत समृद्ध था। तो इटली के अंदर में अनेकों व्यापारियों का उदय हुआ था। आप यहां देखें तो इटली के अंदर में क्या है? व्यापार क्या है? समृद्ध है। अनेकों व्यापारिक परिवार हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊं, एक सेकंड रुकिएगा। मैं एक परिवार का नाम लिखता हूं, मेडिसी परिवार। मेडिसी परिवार, मेडिसी फैमिली, ठीक है। ओके, तो अब यहां पर होगा क्या? ये जो परिवार है, ये कला, संस्कृति को बढ़ावा दिया इन्होंने। कला संस्कृति को बढ़ावा दिया, ठीक है। इसके अलावा मैंने पहले ही लिखा था कि पूर्वी देशों से संपर्क, इसकी वजह से ही इनको व्यापार में मुनाफा हो रहा था। चलिए जरा बताता हूं मैं कि व्यापार में मुनाफा इनको हो कैसे रहा था। आप जरा यहां देखो, बड़ा मजा आएगा अभी। देखिए, ये इटली आपको दिख रहा है, ये भूमध्य सागर का एरिया है। और यहां पर अगर आप इस मैप को भी देखें तो यहां पर इटली दिख रहा है, और मैंने इसको इंडिया के और चाइना के व्यापार से जोड़ा था। तो जैसे आप लोग सुनते हैं ना कि भारत से काली मिर्च, यूरोप के लोगों को काली मिर्च बड़ी पसंद थी, ब्लैक पेपर बड़ी पसंद थी। तो जो ब्लैक पेपर, अभी पुर्तगाली वगैरह भारत नहीं आए बेटा, भारत अभी आएंगे। तो पूरे यूरोप के अंदर में जो भारत से वस्तुएं पहुंचती थी, उन वस्तुओं को सबसे पहले कौन खरीदता था? इटली वाले खरीदते थे। फ्लोरेंस, वेनिस
जैसे बड़े बड़े शहरों का विकास हुआ है, बड़े बड़े धनाढ्य रिच फैमिलीज रहती हैं यहाँ पर। अब ये लोग बाकी यूरोप के लोगों को ये वस्तुएं खूब महंगी महंगी बेचते थे, खूब महंगी वस्तुएं ये लोग बेचेंगे। तो एक बात आप बताओ कि यूरोप के अंदर में जो लोग यहां बैठे हैं, जो लोग यहां बैठे हैं फ्रांस में, जो लोग यहां बैठे हैं जर्मनी में, जो यहां बैठे हैं स्पेन में, जो यहां बैठे हैं पुर्तगाल में, पुर्तगाल में, करेक्ट, जो लोग यहां बैठे हैं ब्रिटेन में, ये लोग इटली वालों से नाराज नहीं होंगे कि तुम हमको इतना महंगा क्यों भेज रहे हो, इतना इतने इतनी जो है इतनी महंगी वस्तुएं तुम्हें क्यों बेच रहे हो? यस और नो बोलिए। कि इटली वालों का सारे व्यापार पे कब्जा हो रखा है, इटली वालों का सारे व्यापार पर कब्जा हो रखा है, तो नाराज तो होंगे ना कि मतलब सारे व्यापार पे तो तुम्ही ने कब्जा कर रखा है, जो मन में आ रहा है तुम तो वही कर रहे हो। करेक्ट बात है। ओके, तो अभी अल्टीमेटली यहां पर है क्या चीज, वो सब चीजें चलती रहेंगी, लेकिन इटली, इटली के लोगों की शान शौकत, इसके अलावा कला संस्कृति को बढ़ावा, ये सब साथ में चलेगा। और यहीं से हम लोग क्या देखते हैं कि पुनर्जागरण का जन्म होता है, कहां से? इटली से। पुनर्जागरण का जन्म इटली से, ठीक है, क्योंकि इटली के अंदर में ही, क्योंकि इटली के अंदर में ही हम लोग क्या देखते हैं कि पूर्वी रोमन साम्राज्य के लोग प्राचीन ग्रीक, लैटिन, पुस्तकों को लेकर आए। और यहां से, और यहां से क्या शुरू हुआ, और यहां से क्या शुरू हुआ? प्राचीन ज्ञान की खोज आरंभ हुई। क्लियर है? तो पहले आप यह बताइए कि पुनर्जागरण का आरंभ इटली से कैसे हुआ, इतना क्लियर हो गया, पहले आप इतना बता दीजिए। पुनर्जागरण का आरंभ इटली से क्यों हुआ, इतना क्लियर है। पूर्वी देशों से संपर्क हुआ, नंबर वन, पूर्वी देशों के साथ संपर्क हुआ, रिवीजन कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, पूर्वी देशों के साथ में संपर्क हुआ। और क्या हुआ कि पूर्वी रोमन साम्राज्य के लोग प्राचीन ग्रीक और लैटिन पुस्तकों को लेकर के यहीं पर आए थे। यहां पर अनेक समृद्ध व्यापारिक परिवार थे, इन्होंने कला संस्कृति को बढ़ावा दिया, राइट। और इस तरीके से क्या हुआ कि पुनर्जागरण की भावना इटली से ही पैदा होके आगे उभर के हमारे सामने आ गई, ठीक है। ओके, अब पुनर्जागरण की भावना सामने आ गई है, तो पुनर्जागरण की भावना के कारण अब क्या होगा, जो मध्यकालीन विश्व की विशेषताएं हैं इनके ऊपर में हमला होगा। मध्यकालीन व्यवस्था के खिलाफ क्या होगा, अब विद्रोह शुरू हो जाएगा। और मध्यकालीन विश्व की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, मध्यकालीन विश्व की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, चलिए बताइए, बोलिए भाई। मध्यकालीन विश्व की सबसे बड़ी विशेषताओं में से कौन सी? बहुत बढ़िया, सामंतवाद। सामंतवाद, चर्च का प्रभाव भी बेटा गलत नहीं है, सही है। सामंतवाद और क्या है? चर्च का प्रभाव, दोनों को लिख दिया। चलिए एक और लिख देते हैं, अंधविश्वास। अब बोलिए, पुनर्जागरण के अंदर में इन तीनों पर हमला होगा कि नहीं होगा? बोलिए, पुनर्जागरण के कारण अब इन तीनों पर हमला होगा कि नहीं होगा? इन तीनों पर हमला होगा, करेक्ट बात है।
चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, अब यहां पर जरा आप लोग देखिएगा कि अल्टीमेटली अब यहां पर हुआ क्या है, दुनिया भर के अंदर में चलना शुरू क्या हुआ है। एक सेकेंड रुकिएगा, मैं एक ब्लैंक स्लाइड यहां पर जोड़ दूं। आप यहां देखिएगा, पुनर्जागरण। ठीक है, ओके। तो पुनर्जागरण के कारण, पुनर्जागरण का जो प्रभाव पड़ेगा, जरा बोलिएगा, पुनर्जागरण मध्यकालीन विश्व की विशेषता है या आधुनिक विश्व की विशेषता है? बोलिए बोलिए। पुनर्जागरण मध्यकालीन विश्व की विशेषता है या आधुनिक विश्व की विशेषता है? बोलिए। फंस गए, फंस गए। जरा यहां देख के बताओ, जरा इसको पढ़ो, क्या लिखा है, पढ़ो पढ़ो। अब पढ़ के बताओ, पुनर्जागरण किस काल की विशेषता है, मध्यकालीन विश्व या आधुनिक विश्व? मुख्य रूप से मध्यकालीन विश्व, समझे। आधुनिक विश्व का बैकग्राउंड, उसका आधार तैयार करेगा पुनर्जागरण। आधुनिक विश्व की जो आधारशिला है वो तैयार करेगा पुनर्जागरण, समझे, ये उसकी भूमिका है, समझे। चलिए अब यहां देखिए, यहां पर देखिएगा आप लोग, तो पुनर्जागरण का असर क्या हुआ, सामंतवाद का पतन शुरू हो गया पुनर्जागरण के आने से। इसके अलावा और क्या हुआ, पुनर्जागरण के आने से ईसाई धर्म सुधार का आरंभ हुआ। भौगोलिक खोजों का आरंभ हुआ, भौगोलिक खोजों का आरंभ हुआ। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जब ईसाई धर्म सुधार आरंभ हुआ तो इसी के साथ में हम लोग देखते हैं प्रति धर्म सुधार का भी आरंभ हुआ। भौगोलिक खोजों की हम बात देखते हैं तो इसी के साथ में हम लोग देखते हैं, एक सेकंड रुकिएगा, यहां पर लिखते हैं वैज्ञानिक खोजों का आरंभ। और यहीं से हम लोग देखते हैं वणिकवाद या इसी के साथ जोड़ करके बुलियनवाद का आरंभ होता है। ठीक है, अब देखिए, वणिकवाद को हम लोग कहते हैं मर्केंटलिज्म। क्या कहते हैं? मर्केंटलिज्म। और बुलियन, बुलियनवाद में क्या होता है, कीमती धातुओं का संग्रह। यहां देखिएगा स्क्रीन पर, फिर अभी एक एक करके इनको एक्सप्लेन भी करेंगे। कीमती धातुओं का संग्रह, ठीक है, ओके।
इसके अलावा मर्केंटलिज्म, वाणिज्यवाद में क्या होता है, राज्य कह लो, राजा कह लो के नियंत्रण में व्यापार, इसका आरंभ होगा। ठीक है, तो इतने सारे प्रभाव किसके होते हैं, पुनर्जागरण के होते हैं। हाँ भाई बोलिए, शुरू करें एक एक करके सारे विषय, बोलिए। ओके, देवेंद्र अभी आएंगे उस विषय पर। देखो मैं आपको यहां पर आप मैप देखो, अभी क्लियर हो जाएगा आपको, छोड़िए अभी क्लियर हो जाएगा। आप यहां पर देखिएगा, इस रास्ते को देखिए, आपको देखो यहां इटली दिख रहा है सबको, यहां देखो सब लोग, इटली दिख रहा है सबको, इटली, मैं कलर चेंज कर देता हूं, इटली दिख रहा है सबको। तो एक बात आप बताओ कि यूरोप के अन्य देशों की तुलना में भारत से व्यापार में इटली करीब है या फ्रांस करीब है, बोलो करीब कौन है? क्योंकि अभी रास्ता यही है, अभी जो है, अभी अफ्रीका का चक्कर लगा के भारत कोई नहीं पहुंचा है। 1498 में वास्को डिगामा आएगा, अभी उसको लाने का बैकग्राउंड हम बना रहे हैं, समझ रहे हैं? तो अगर आप देखें तो जो करीब वाला एरिया है वहां से व्यापार चलेगा ना, समझ गए? तो मेरे हिसाब से देवेंद्र तुमको भी जवाब मिल गया होगा बेटा कि इटली भौगोलिक रूप से आप देखें तो भूमध्य सागर वगैरह के एरिया है, यहाँ से पश्चिम एशिया के एरिया है, आसानी से कनेक्टेड है, पास है, बहुत सीधी सी बात है, पास है तो व्यापार में ज्यादा मुनाफा कमाएगा, सिंपल है, राइट? ओके, खत्म। चलिए, तो अब यहां पर जरा आप लोग देखिएगा, यहां आप लोग देखिएगा कि सामंतवाद का पतन शुरू कैसे हुआ। सामंतवाद के पतन की शुरुआत में, ठीक है, हम लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़ी भूमिका यहां पर रही कि जब व्यापार वाणिज्य का उदय होना शुरू हुआ, व्यापार वाणिज्य का जब उदय होना शुरू हुआ तो हुआ ये कि नए नए व्यापारी आए। अब जब व्यापारी आए, देखो आबादी भी तो धीरे धीरे बढ़ती ही है, आप भी जानते हैं कि कोई भी एरिया हो, कोई भी एरिया हो तो आबादी तो बढ़ती है। अब जब आबादी बढ़ती है तो बढ़ती आबादी की मांग, भाई डिमांड बढ़ेगी। अब जब डिमांड बढ़ेगी तो सामंतवाद का जो सिस्टम था, ठीक है, सामंतवादी व्यवस्था के अंदर में जो वस्तुओं का उत्पादन होता था वो बाजार के लिए नहीं होता था, ठीक है। सामंतवादी व्यवस्था में, मैं यहां पर आपको लिख करके बताता हूं, यहां पर लिखता हूं कि वस्तुओं का जो उत्पादन है, वस्तुओं का उत्पादन बाजार के लिए नहीं होता है। ठीक है, बाजार के लिए नहीं होता है। सामंत का एक मैनर होता है, आप यहां डायग्राम में देखो, डायग्राम होगा यहां पर, ये रहा, ठीक है। सामंतवाद में एक मैनर होता है, मैनर क्या होता है, ये परिभाषा है इसकी, ये परिभाषा है इसकी कि सामंतवाद की विशेषता, देखो मैनर है। अब इसके अंदर में रहने की जगह होती है, तालाब होता है, मैनर, जो सामंत होता है, सामंत का घर भी होता है इसके अंदर में, उसको भी मैनर कह देते हैं। चर्च वगैरह इसी के अंदर में होगा, तो सब कुछ इसी के अंदर में होता है। चर्च वगैरह, गिरजाघर मतलब चर्च हो गया, गिरजाघर का मतलब क्या हो गया, चर्च हो गया, ठीक है, सब कुछ है इसके अंदर में। तो इसमें जो उत्पादन होता है, ये उत्पादन जो प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन बाजार के लिए नहीं होता है। तो अब जरा आप अपना कॉमन सेंस लगा के बताओ कि क्या सामंतवादी आर्थिक व्यवस्था में, सामंतवादी आर्थिक व्यवस्था जो है, क्या वो बढ़ती हुई आबादी की मांग को पूरा कर सकती है? सोचिए,
ठीक है, क्या सामंतवादी जो आर्थिक व्यवस्था है वो बढ़ती हुई आबादी की डिमांड को पूरा कर सकती है? बोलिए। एंड आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं कर सकती है। तो ऐसे में क्या होगा? उत्पादन की व्यवस्था में क्या होगा? परिवर्तन होगा। राइट, उत्पादन की व्यवस्था में परिवर्तन होगा। और अब यहां से कौन आएगा? बड़े व्यापारी आएंगे। कौन आएगा? बड़े व्यापारी आएंगे। ठीक है, ओके, शहरों का विकास होना शुरू होगा। किसानों में खास तौर पर कौन विद्रोह करेगा? सर्फ। चलिए बताइए, सर्फ कौन थे? बोलिए, सर्फ कौन थे? बंधक किसान हुआ करते थे। बंधक किसान हुआ करते थे, इन्हीं को सर्फ कहते थे। तो ये लोग विद्रोह कर देंगे। तो अब यहां पर आप देखें, सामंतवाद और कमजोर होता जाएगा। वैज्ञानिक खोजें, तर्क और विवेक, इनका आगमन होगा। यही सब विशेषताएं किसकी हैं? आधुनिक विश्व की विशेषताओं के रूप में ये चीजें उभरेंगी। ओके, अब यहां पर आप देखिएगा, मैंने विशेषताएं कहां लिखी थी बेटा? हाँ, ये लिखी है। तो अब इन सब के माध्यम से चर्च धीरे धीरे कमजोर होगा, ये भी तो होगा, चर्च भी कमजोर होगा। इसके अलावा मार्टिन लूथर, अगर आप धर्म सुधार को देखें तो मार्टिन लूथर का आगमन होता है। आप तस्वीर में देखो, ये है मार्टिन लूथर, मैं दिखाता हूं आपको, ये है मार्टिन लूथर। आप यहां देखिए, ये है मार्टिन लूथर। अब मार्टिन लूथर जो है, ये जर्मनी के पादरी थे। जर्मनी में एक क्या थे? पादरी थे। मार्टिन लूथर जो है, मार्टिन लूथर जो है, ये चर्च के भ्रष्टाचार का इन्होंने क्या किया? विरोध किया। चर्च के भ्रष्टाचार का विरोध किया। और जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं तो क्षमा पत्रों की बिक्री। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर, क्षमा पत्रों की बिक्री क्या चीज है? जरा आप इसको देखिए, एक एक करके चलेंगे बेटा। अगला विषय वही है, वैज्ञानिक खोजें, उसी की बात है। पहले यहां देख लीजिए, क्षमा पत्रों की बिक्री। अब क्षमा पत्रों की बिक्री में क्या चल रहा है, आप यहां देखिएगा। दरअसल चर्च में होता क्या था कि अगर किसी ने कोई अपराध कर दिया, ठीक है, कोई अपराध कर दिया, तो वो चर्च के अंदर में जाकर के रुपए देता था और चर्च उसे लिख करके देता था कि आपको इस अपराध से अब मुक्त किया जाता है, आप मुक्त हो गए अपराध से। एक बात आप बताइए कि चर्च में अधिकारियों को पैसे दे करके क्या कोई अपने अपराधों से मुक्ति पा सकता है? तो जो अच्छे पादरी हैं, मार्टिन लूथर जैसे जो लोग हैं, जो तर्क की बात करते हैं, इन्होंने कहा कि देखिए, ये तो गलत है, ये तो आप धर्म के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा इसके अलावा हम लोग और क्या देखते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस की खोज हो चुकी थी। प्रिंटिंग प्रेस की जो खोज है, यह खोज हो चुकी थी 1450 के लगभग में। गुटेनबर्ग द्वारा। तो अब इससे क्या होगा? बाइबल की क्या होगी? प्रिंटिंग होगी। बाइबल भाई ईसाई धर्म की, बाइबल जो है वो ईसाई धर्म की धार्मिक पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक है। तो अब ये धर्म ग्रंथ है। अब सुनिए, अब अगर धर्म ग्रंथ को सब लोग पढ़ लेंगे तो जो धर्म के अधिकारी हैं उनसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। बोलिए, अब धर्म ग्रंथ को अगर सब लोग पढ़ना शुरू कर देंगे तो वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे धर्म के अधिकारियों से कि भाई हमने तो ये पढ़ा है, आप क्या बता रहे हो?
जरा बताना हमको। करेक्ट बात है। तो अब यहां से अल्टीमेटली होगा क्या, अब यहां से होगा ये कि लोग जो है वो धर्म के अंदर में सुधार की मांग उठाना शुरू कर देंगे। और हम लोग क्या देखते हैं कि जो मार्टिन लूथर हैं, ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, अलग से लिख देता हूं, आप यहां देखिएगा, मार्टिन लूथर कहां के थे, जर्मनी के। अब मार्टिन लूथर ने पोप, जो कि ईसाई धर्म के अंदर में सबसे बड़े धर्मगुरु होते हैं, पोप से 95 प्रश्न पूछे। इसको हम लोग कहते हैं कि इसको हम लोग कहते हैं 95 थीसिस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं 95 थीसिस ऑफ मार्टिन लूथर, कि आप मेरे 95 प्रश्नों का जवाब दीजिए पहले, फिर हम आपको फॉलो करेंगे। जवाब नहीं मिला तो मार्टिन लूथर के इनके जो समर्थक थे, इनके समर्थक क्या कहलाए, प्रोटेस्टेंट ईसाई। इनके समर्थक क्या कहलाए, प्रोटेस्टेंट ईसाई कहलाए। तो अब यहां से आप देखो कि जो ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म है, ठीक है, ईसाई धर्म कितने भागों में टूट गया। जो पुरानी ब्रांच है, जो पुरानी शाखा के लोग हैं, वो लोग क्या कहलाएंगे, कैथोलिक ईसाई, ये ओल्ड ब्रांच के लोग हो गए। और जो नई शाखा बन गई, ये लोग क्या कहलाए, प्रोटेस्टेंट ईसाई, ये लोग कहलाए। ठीक है, ओके। तो अब यहां से क्लियर हुआ आपको कि धर्म सुधार कैसे शुरू हुआ, कहां पर लिखा था मैंने, हाँ भाई बोलिए। अगला मुद्दा क्लियर हुआ कि ईसाई धर्म का सुधार कैसे आरंभ हुआ, क्लियर है, बोलिए। मैंने कहा था ना एक एक करके सब समझाएंगे, तनाव मत लीजिए। क्लियर हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है, आसान सा मुद्दा था। अब जरा आप सोचो और आप बताओ, जरा एक बारी आप सोच करके बताओ मुझे कि जब ईसाई धर्म की दो शाखाएं हो गई, दो ब्रांचेस हो गई, तो जो पुरानी ब्रांच के लोग हैं ये भी तो कुछ कदम उठाएंगे। भाई अगर सब लोग प्रोटेस्टेंट के ही समर्थक बन जाएंगे, राइट, तो फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे में अब क्या होगा कि अब ये लोग जो है प्रतिधर्म सुधार को शुरू करेंगे। इसका आरंभ कौन करेंगे, कैथोलिक ईसाई। ये लोग शुरू करेंगे प्रतिधर्म सुधार को। चर्च में सुधार के लिए नियम बनाए जाएंगे। और यहीं से हम लोग क्या देखेंगे कि एक संघ बनेगा जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं जेसुइट संघ। क्या कहते हैं, जेसुइट संघ। और जेसुइट संघ क्यों बनाया गया, क्यों बनाया गया इसको, कैथोलिक ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए बनाया गया। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने की, यह नाम बढ़िया से याद रखिएगा, लायोला और फ्रांसिस जेवियर, इन लोगों ने इसकी स्थापना की। ठीक है बेटा, प्रतिधर्म सुधार का मतलब यह हुआ कि इसका जो आरंभ है वो कैथोलिक ईसाइयों के द्वारा किया गया। ठीक है, देखो लिखा है मैंने यहाँ पे, इसका आरंभ किसने किया, कैथोलिक ईसाइयों ने किया।
क्योंकि उन्हें यह लग रहा था कि अगर सब लोग प्रोटेस्टेंट के समर्थक बन जाएंगे तो फिर हमें कौन फॉलो करेगा। तो क्लियर हो गया। तो काउंटर रिफॉर्मेशन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, काउंटर रिफॉर्मेशन कहते हैं इसको हम लोग। तो इसका आरंभ किसने किया, कैथोलिक ईसाइयों ने इसको शुरू किया, और इन्होंने क्या बनाया, जेसुइट संघ को इन्होंने बनाया। ठीक है, ओके। ठीक है, इन्होंने जेसुइट संघ को बनाया। जेसुइट संघ क्यों बनाया गया, यहां देखो लिखा है, लिख के बताया है मैंने आपको, ईसाई धर्म के, कैथोलिक ईसाई धर्म के प्रचार के लिए बनाया गया। लायोला और फ्रांसिस जेवियर आदि इसके निर्माण में शामिल रहे। तो अब यहां पर आप देखो तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि धर्म के अंदर में अब तर्क का आगमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलिए। धर्म के अंदर में तर्क का आगमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले आप ये बताओ। लॉजिक, लॉजिक आया कि नहीं आया, पहले आप ये बताइए। लॉजिक आ रहा है। अब आप यहां पर देखिएगा, अब यहां पर आप देखिएगा कि चर्च, अगर हम विज्ञान की बात करें, किसकी बात करें, विज्ञान की, आप लोग ये पूछ रहे थे, विज्ञान की बात अगर हम करें तो चर्च क्या कहता था मध्यकाल में, आप यहां देखिएगा, मध्यकाल में चर्च कहता था कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी चपटी है। आप या आप कह लें कि पृथ्वी की सतह जो है वो फ्लैट है। फ्लैट का मतलब क्या हो गया, सपाट। मतलब पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी ऐसी है, पृथ्वी ऐसी है। यह है तुम्हारी अर्थ। आपको हंसी नहीं आ रही है कि अरे ये ये क्या बता रहे हैं लोग, पृथ्वी तो गोल है। लेकिन यही बताया जाता था पृथ्वी कैसी है, फ्लैट है। और यहां पर स्पेस है। आप अंतरिक्ष में गिर जाओगे, अगर बहुत दूर आप गए तो आप कहां गिर जाओगे, अंतरिक्ष में गिर जाओगे। और क्या बताते थे, और बताते थे पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। ब्रह्मांड का केंद्र क्या है, पृथ्वी है। एकदम अलग कहानी चल रही है। लेकिन अब हम लोग क्या देखते हैं, मैं एक ब्लैंक स्लाइड ऐड करता हूं। अब हम लोग क्या देखते हैं कि जब पुनर्जागरण का आगमन होता है, किसका आगमन हो गया, जब पुनर्जागरण का आगमन होता है, तो मैंने अभी बताया था ना, पुनर्जागरण के कारण वैज्ञानिक खोजें होंगी। अब इन वैज्ञानिक खोजों में क्या बताया गया कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी गोल है। और इसमें बड़ी भूमिका कौन अदा करेगा, केपलर नाम का वैज्ञानिक। अच्छा, ऐसे ही हम लोग यहां पर देखेंगे कि अब बोला जाएगा पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह बताया जाएगा। इसके अलावा और क्या होगा, कंपास की खोज होगी, एस्ट्रो लैब की खोज होगी। अब ये दो इंस्ट्रूमेंट बड़े काम के हैं। कंपास आप जानते हैं दिशा सूचक यंत्र है, यस और नो, बच्चे बच्चे को पता है, दिशा सूचक यंत्र है। और एस्ट्रोलैब जो है ये व्यक्ति की
स्थिति को बताता है, ये टेक्निकली अक्षांश देशांतर इसको बताता है एस्ट्रोलैब। अब इससे क्या होगा, अब इससे क्या होगा, अब इससे समुद्री यात्राएं होंगी कि नहीं बोलिए। अब इसकी वजह से लोग गहरे समंदर के अंदर में जाएंगे कि नहीं जाएंगे बोलिए, क्योंकि अब उनको मालूम चल गया है कि डायरेक्शन कैसे मालूम चलती है, उनको मालूम चल गया है कि पृथ्वी क्या है, गोल है, राइट। तो बोलिए कि अब वैज्ञानिक खोजों के बाद में भौगोलिक खोजों का आरंभ होगा कि नहीं बोलिए। नए नए एरियाज ढूंढे जाएंगे, और इसी में क्या हुआ, 1492 में क्या मिला, अमेरिका। अमेरिका कौन पहुंचा, कोलंबस पहुंच गया, कोलंबस पहुंच गया। आप देखो 1498 में वास्को डिगामा कहां पहुंच गया, भारत पहुंच गया। तो अब किसी को समझ में आ रहा है कि आखिर पुनर्जागरण की क्या भूमिका है अमेरिका और भारत की खोज में। क्लियर हुआ बोलिए। कभी सोचा था ऐसे कि ऐसे भी हो जाएगा बोलिए। कि अच्छा भारत की खोज में पुनर्जागरण की भूमिका भी है, राइट। कि इसमें इसमें जो है इसमें पुनर्जागरण भी अपनी एक भूमिका निभा रहा है। करेक्ट, ओके। चलिए, तो बेटा अमेरिका के बाद में कोलंबस लिखा हुआ है, ठीक है, कोलंबस लिखा हुआ है। ओके चलिए, तो यहां पर जरा आप लोग देखिएगा कि किस तरीके से भौगोलिक खोजों का युग शुरू हो गया। अब यहां पर जरा आप लोग और आगे देखिएगा, और आगे देखिएगा आप लोग यहां से कि और मैंने क्या क्या लिखा था आपको दिखाते हैं, यहां पे सब कुछ बताएंगे, सारी बात होगी। वणिकवाद और बुलियनवाद का आरंभ हुआ। अब इसमें क्या बताया था कि हर एक राज्य अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त करने की कोशिश करेगा। जो राजा लोग होंगे उनके दिमाग में क्या चलेगा, राजाओं के दिमाग में क्या चलेगा, कहां था मैं, कहां बता रहा था आपको, ठीक, भौगोलिक खोजें। अब आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि सर इतना बड़ा समंदर है, जान का जोखिम तो रहता होगा, तो जान को जोखिम में क्यों डाल रहे हैं ये लोग। तो उसमें आप समझो कि प्रेरणा कहां से मिल रही है इनको, इनको इंस्पिरेशन कहां से मिल रहा है, सोच के देखिए। तो इंस्पिरेशन मिल रहा है 3G से। इंस्पिरेशन कहां से मिल रहा है, 3G से मिल रहा है। अब 3G क्या है, 3G 3G है, यहां देखिए, गोल्ड, गॉड और ग्लोरी है, ये है 3G। गोल्ड का मतलब क्या है, सोना, गॉड ईश्वर, और ग्लोरी प्रसिद्धि, कीर्ति। करेक्ट बात है, करेक्ट बात है। अब जरा एक बात बोलो, इस सोने को आप बुलियनवाद के साथ में जोड़ सकते हो कि नहीं बोलिए। भाई मैंने बोला था बुलियन का मतलब क्या है, कीमती धातु में है, बुलियन का मतलब क्या है, कीमती धातु में। तो आ गया, बुलियन आ गया। ईश्वर, धर्म प्रचार बोलिए। अभी मैंने आपको बताया था कि धर्म प्रचार जेसुइट संघ की स्थापना हुई थी। इसके अलावा एक बात आप और सोचो कि यूरोप के अंदर में जिन जिन लोगों पर, जो प्रोटेस्टेंट लोग होंगे, जो धार्मिक आजादी को चाहने वाले लोग होंगे, वो भी तो यूरोप को छोड़ देंगे, वो भी तो नए नए एरिया की तलाश में निकलेंगे कि हमें यूरोप में नहीं रहना है। तो धर्म प्रचार का विषय भी है,
धार्मिक आजादी का विषय भी है, तो ईश्वर के विषय भी हो गए। और देखिए, जिस देश के पास जितना बड़ा औपनिवेशिक साम्राज्य, वो देश उतना महान माना जाता है, वो देश उतना प्रसिद्ध माना जाता है। करेक्ट बात है। तो अभी इस तरीके से हमें यह समझ में आता है कि जो प्रेरणा, भाई ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना, एकदम हर चीज लॉजिकली कनेक्टेड है। चलिए मैं एक बार आपको रिवीजन करवा दूं, फिर आपको आगे ले चलते हैं। रिवीजन शुरू करें। चलिए यहां देखिए, मैं यहां पर नंबरिंग कर देता हूं। सामंतवाद का पतन, धर्म सुधार, वैज्ञानिक खोजें, भौगोलिक खोजें, वणिकवाद। ठीक है, सब लोग तैयार है रिवीजन के लिए? ध्यान से देखिएगा। पुनर्जागरण का जब आगमन होता है तो सामंतवाद का पतन शुरू होता है, क्योंकि सामंतवादी व्यवस्था जो थी वो अब बाजार की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रही थी। इसके अलावा जो बड़े बड़े व्यापारी उभर करके आ रहे थे, उन व्यापारियों ने राजा को पैसा देना शुरू किया, राजा को पैसा मिला। अब जब राजा को पैसा मिलना शुरू हुआ तो राजा ने क्या किया, उसने अपनी सेना खड़ी की, सामंतों के ऊपर में अपनी शक्ति को स्थापित किया, चर्च के प्रभाव से थोड़ा थोड़ा मुक्त होना शुरू हुआ। इसके अलावा मार्टिन लूथर जैसे लोग आ गए, उन्होंने चर्च के भ्रष्टाचार को सबके सामने ला करके रख दिया। तर्क की बात शुरू हो गई, लॉजिक की बात शुरू हो गई। और ऐसे में क्या हुआ, तर्क के कारण वैज्ञानिक खोजों का आरंभ हुआ। अब जब वैज्ञानिक खोजों का आरंभ हुआ तो बुलियन गोल्ड प्राप्त करने के लिए, गॉड के लिए, ग्लोरी के लिए भौगोलिक खोजों का युग शुरू हो गया 3G के कारण। और ऐसे में हर एक देश अब ज्यादा से ज्यादा एरिया पर कब्जा करना चाहेगा और वहां के प्राकृतिक संसाधनों को लूटना चाहेगा। और यहीं से क्या शुरू हो गया, उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद का जो पहला चरण है, कॉलोनियलिज्म का जो पहला चरण है, वो यहीं से स्टार्ट हो गया। और यहीं पर आप देखें कि अमेरिका के अंदर भी, मैंने क्या बोला, अमेरिका के अंदर कौन पहुंच गया है, कोलंबस। और 18वीं सदी का आप जब विश्व इतिहास जब पढ़ना शुरू करते हैं तो अमेरिका की क्रांति आपके सामने आती है। तो हम लोग धीरे धीरे अपने पहले टॉपिक की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ओके, अब इसके अलावा आप कुछ बातें और देखिएगा, आप कुछ बातें यहां पर और जोड़ करके देखिएगा। यहां देखिए लिखा है, यूरोप के देशों के लिए यह रिवीजन है तुम्हारा, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, ये रिवीजन है तुम्हारा। यहां देखो, ये राष्ट्रीय गौरव अर्थात क्या है, ग्लोरी। ये क्या है, ध्यान से देखिए, गोल्ड। और ये क्या है बच्चों, गॉड। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ओके, हाँ बिल्कुल अशोक, वहीं पर जा रहे हैं, वणिकवाद के ऊपर ही जा रहे हैं, क्योंकि उस पर और चर्चा करनी है ना। ओके, आप यहां देखिए, मैं आपको लेकर के आ गया वणिकवाद के ऊपर में, मुझे यहीं जाना था। क्योंकि अमेरिकी क्रांति को आप जब पढ़ते हैं तो मर्केंटलिज्म की खूब बातें होती हैं। कहते हैं कि अमेरिकी क्रांति वणिकवाद के खिलाफ विद्रोह थी, राइट। तो आइए देखते हैं जरा कैसे क्या हुआ, यहां पर क्या क्या हुआ। यहां देखिए, जरा रिवीजन करते हुए चलिए, क्योंकि यहां पर बड़े सारे बिंदु किसके हैं, रिवीजन के हैं। यहां देखिए, खोजों का युग आरंभ हुआ, नए नए समुद्री मार्गों का पता लगा। अब यहां से वाणिज्यिक क्रांति या वणिकवाद का आरंभ हुआ। ठीक है, अच्छा, अब वणिकवाद के अंदर में क्या होगा कि एक राष्ट्र का उदय होना शुरू होगा। और जो वणिकवाद है, वणिकवाद जो है ये पूंजीवाद के साथ में कनेक्टेड है, पूंजीवाद के साथ में कनेक्टेड है। अब नाम पकड़ो, नाम क्या लिखा है, पूंजीवाद, पूंजी। तो आप यहां पर एक वर्ड देखें, पूंजी। पूंजी अर्थात कैपिटल। चलिए बोलिए, कैपिटल क्या होती है, व्हाट इज कैपिटल, बोलिए। आसान सा शब्द है, पूंजी क्या होती है, व्हाट इज कैपिटल। ना ना, मनी नहीं होती बेटा, फंस गए।
सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, खास सोचना पड़ेगा। देखिए, पूंजी निवेश योग्य धन होता है। क्या होता है पूंजी? निवेश योग्य धन। अब समझ में आया? ये पूंजी होती है। ना 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 ना, याद कर लीजिएगा इसको, ये पूंजी की परिभाषा है एकदम आसान शब्दों में। पूंजी का मतलब क्या है कि ऐसा पैसा जिसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और आप पैसे का निवेश क्यों करते हैं? निवेश क्यों करते हो? मुनाफा प्राप्त करने के लिए, प्रॉफिट गेन करने के लिए? ना ना, पूंजी का मतलब समझ में आ गया? निवेश योग्य धन ये होता है पूंजी, इसे कहते हैं कैपिटल, प्रॉफिट लेने के लिए। अब देखिए, दुनिया भर के अंदर में पूंजीवाद के हम 3 चरण देखते हैं। पहला है वाणिज्यिक, फिर है औद्योगिक, फिर है वित्तीय पूंजीवाद, ठीक है। और इसी तरीके से उपनिवेशवाद का विकास भी हुआ। उपनिवेशवाद के भी हम 3 चरण देखते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर उपनिवेशवाद क्या होता है? तो उपनिवेशवाद, इसको स्थापित किया जाता है आर्थिक शोषण के लिए। किसके लिए बच्चों लाते हैं इसको? आर्थिक शोषण के लिए। किसी भी देश पर कब्जा करते हैं और उस देश के आर्थिक संसाधनों का शोषण करते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद कहते हैं। तो उपनिवेशवाद की विचारधारा का केंद्र बिंदु क्या होता है? बोलिए, उपनिवेशवाद की विचारधारा किस चीज पर चलती है? बोलिए, आपके सामने लिखा हुआ है, जवाब देख के बता दीजिए। उपनिवेशवाद की विचारधारा किस विचार पर चलती है? बोलिए। आर्थिक शोषण पर चलती है, ठीक है। चलिए, अब यहां पर आप देखिएगा कि वाणिज्यिक पूंजीवाद में होता क्या है, इसकी विशेषता क्या है। देखिए, वाणिज्यिक पूंजीवाद में क्या होता है कि कोई व्यापारी होगा, एक एरिया से सस्ते में वस्तुएं खरीदेगा, सस्ते में खरीद करके महंगे में बेचेगा, और इससे क्या होगा? मुनाफा कमाएगा। तो अब यहां पर क्या होगा?